आइए बिना वक्त गवाए इस विश्लेषण में सीधे चलते हैं। मणिपुर का जो तनाव हम लोग आजकल लगातार सुन और देख रहे हैं, उसकी जड़ें दरअसल सदियों पुरानी हैं। ये मुद्दा सिर्फ आज का नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक और भौगोलिक बैकग्राउंड है, जिसे बिल्कुल शुरुआत से समझना आज बेहद जरूरी हो गया है। इस कॉन्फ्लिक्ट को सच में गहराई से समझने के लिए हमें इन 6 अलग-अलग दौर से गुजरना होगा। पहले भूगोल, फिर राजा और ब्रिटिश राज, उसके बाद 1949 में भारत से विलय, भूमि कानून, विद्रोह का उदय और आखिर में वर्तमान जनसांख्यिकीय तनाव। सच मानिए ये एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है, जहां एक के बाद एक जुड़ती आई शिकायतों ने मिलकर इस समस्या को आज इतना विशाल बना दिया है। आइए इन सभी पहलुओं को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं मणिपुर के भूगोल से, यानी मैदान बनाम पहाड़। सच कहूं तो इस पूरे तनाव की सबसे पहली और सबसे अहम कड़ी यहाँ की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में ही छिपी है। जमीन की बनावट ही दरअसल इस मुद्दे की नींव है। अब भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए थोड़ा गौर करते हैं। मध्य घाटी और आसपास के पहाड़ों के बीच एक जमीन आसमान का अंतर है। मणिपुर का सिर्फ 10% हिस्सा इम्फाल वैली है। ये एक मैदानी इलाका है जहां मुख्य रूप से मेतेई समुदाय रहता है, और बाकी बचा हुआ 90% हिस्सा पूरा पहाड़ी है, जहां कुकी और नागा जनजातियां रहती हैं। ये भौगोलिक विभाजन सीधे तौर पर तय करता है कि कौन कहाँ रहता है और वहां से जुड़ी बुनियादी समस्याएं आखिर क्या हैं। अब चलते हैं 18वीं और 19वीं शताब्दी की तरफ, जहां राजा और ब्रिटिश राज का दौर था। ये देखना सच में दिलचस्प है कि कैसे शुरुआती राज्यों, धार्मिक बदलावों और विदेशी हस्तक्षेप ने इस खतरनाक विभाजन की असली नींव रखी। इस ऐतिहासिक टाइमलाइन को ध्यान से देखने पर काफी कुछ साफ होता है। कांगे लिपाक साम्राज्य का विस्तार राजा पम्बेहिबा के दौर में तेजी से हुआ था। उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया और अपना नाम बदलकर गरीब नवाज रख लिया, लेकिन इसके थोड़े ही समय बाद एक भयानक बर्मीज आक्रमण का सामना करना पड़ा। हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि आखिरकार बचाव के लिए ब्रिटिशर्स से मदद मांगनी पड़ी। यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चाही तराइत खुंटकपा यानी 7 साल की तबाही के दर्दनाक दौर ने मणिपुर की आबादी को बुरी तरह बिखेर कर रख दिया। इस भयानक आक्रमण की वजह से जनजातियां और मैती लोग मजबूरन मिजोरम, असम और त्रिपुरा जैसे आसपास के क्षेत्रों की तरफ पलायन कर गए। इसका असर ये हुआ कि आज जिन आधुनिक बॉर्डर्स को हम जानते हैं, उनके बनने से बहुत पहले ही यहाँ की आबादी बेहद जटिल तरीके से बिखर चुकी थी। इसके बाद आते हैं ब्रिटिशर्स, जिनके काम करने के तरीके ने इस विभाजन को एक प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रूप दे दिया। उन्होंने अपने आर्थिक फायदे के लिए मैदानी इलाकों पर तो शासन किया, पर पहाड़ों को वैसे ही उनके हाल पर छोड़ दिया। इसके अलावा 1914 के एंग्लो कुकी युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स ने कुकी इलाकों में क्रिश्चियन मिशनरीज भेजे, ताकि उन्हें सामाजिक रूप से जोड़कर कंट्रोल किया जा सके। आज मेती समुदाय दृढ़ रूप से ये मानता है कि वो ब्रिटिश शासन ही था जिसने उनकी पैतृक जमीनों को एक कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल तरीके से बांट कर रख दिया। चलिए अब आते हैं एक बेहद अहम मोड़ पर। 1949 में भारत से विलय। एक प्रिंसली स्टेट यानी राजशाही रियासत से निकलकर भारत का हिस्सा बनने तक का ये सफर अपने आप में कई बड़े विवादों को जन्म देता है। घटनाओं का ये क्रम दर्शाता है कि आखिर क्यों स्थानीय समूह आज भी लगातार ये तर्क देते हैं कि ये विलय जबरदस्ती और गैर कानूनी तरीके से करवाया गया था। दरअसल जब राजा बोधचंद्र सिंह को शिलोंग में नजरबंद करके मर्जर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवाए गए, तो उस एक घटना ने घाटी में भारत सरकार के खिलाफ विरोध के सबसे शुरुआती बीज बो दिए थे। आगे बढ़ते हैं भूमि कानून और दर्जे की तरफ। वो कानून जिन्होंने इस विभाजन की खाई को और भी गहरा कर दिया। एक बार भारत का हिस्सा बनने के बाद नई सरकार ने कुछ ऐसे कानून बनाए जिन्होंने उन भौगोलिक विभाजनों को कानूनी रूप दे दिया जो कभी ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। 1960 के लैंड रिफॉर्म एक्ट को समझना यहाँ काफी जरूरी हो जाता है। इसने जमीन के मालिकाना हक की एक ऐसी असमानता पैदा कर दी कि घाटी में रहने वाले लोग अपने ही आसपास के पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि दूसरी तरफ पहाड़ी जनजातियों के लोगों को इम्फाल वैली समेत पूरे मणिपुर में कहीं भी जमीन खरीदने की अनुमति दी गई। जमीन का ये एसिमेट्रिकल सिस्टम आज भी असंतोष और असुरक्षा की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। ऊपर से कानूनी दर्जे ने इस आग में घी का काम किया। 1965 की लोकर कमेटी ने ये तय किया कि इन 5 तय मापदंडों के आधार पर कौन शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी बनेगा।
नतीजा क्या निकला? कुकीज और नागाज ने अपना एसटी दर्जा बरकरार रखा, जबकि मेइती समुदाय को एसटी सूची से बाहर करके एससी और ओबीसी कैटेगरीज में डाल दिया गया। अब मेइतीज का ये कहना है कि उनसे उनका पुराना एसटी दर्जा अनजस तरीके से छीना गया है, जिसे वापस मिलना चाहिए। वहीं कुकीज इसका सख्त विरोध करते हैं। उनका मानना है कि मेइतीज को हमेशा से विशेष अधिकार मिले हुए थे और वो कभी एसटी थे ही नहीं। इसके बाद शुरू होता है विद्रोह का दौर। प्रतिद्वंद्वी मांगें और हथियारबंद संघर्ष। दशकों तक जमीन, कानून और इतिहास के अनसुलझे मुद्दों की वजह से आगे चलकर कई हथियारबंद समूह उभर कर सामने आने लगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हर किसी की अपनी अलग मांग और अपना टेरिटोरियल विजन था। अगर इनकी मांगों को ध्यान से सुने तो घाटी के समूह शुरू में 1949 के विलय के खिलाफ लड़ रहे थे। वहीं नागा समूह एक ग्रेटर नागालैंड की मांग करते हैं, जिसमें आसपास के कई राज्यों और म्यांमार तक के हिस्से आते हैं। और इसके ठीक सामने कुकी समूह भारत के अंदर ही एक अलग कुकी लैंड राज्य चाहते हैं। जब इन सभी मांगों को मिलाया जाता है तो पता चलता है कि ग्रेटर नागालैंड और कुकी लैंड की मांग पहाड़ी इलाकों में आपस में बुरी तरह टकराती है, और इससे न सिर्फ घाटी के लोगों से बल्कि खुद जनजातियों के बीच भी खूनी संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। और सच तो ये है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जमीनी हकीकत बेहद भयानक और खूनी है। 13 सितंबर 1993 का ये दर्दनाक आंकड़ा ही सुन लीजिए। नागा और कुकी समूहों के बीच जमीन की मांग को लेकर हुई एक हिंसक झड़प में 115 कुकी नागरिक मारे गए थे। कुकी लोग आज भी इस दिन को ब्लैक डे कहते हैं। ऐसी ही घटनाओं की वजह से हालात इतने काबू से बाहर हुए कि आगे चलकर सरकार को यहाँ एफस्पा लगाकर इसे डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करना पड़ा। हालातों को थोड़ा शांत करने के लिए 2008 में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन या सो नाम का एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट सामने आया, जिसमें तय हुआ कि 2266 उग्रवादियों को 14 तय शिविरों के अंदर उनके हथियारों सहित बंद कर दिया जाएगा। हालांकि इससे कुछ वक्त के लिए हिंसा जरूर रुकी, लेकिन इस समझौते को बस लगातार एक्सटेंड किया जा रहा है, बिना किसी ठोस राजनीतिक समाधान के। इसने सभी को एक तरह के डर और असमंजस में लाकर खड़ा कर दिया है। अब हम आते हैं सीधे आज के वक्त पर। वर्तमान जनसांख्यिकीय तनाव यानी शिफ्टिंग डेमोग्राफिक्स इस सदियों पुरानी लड़ाई में एक नया बारूद साबित हो रहा है। आबादी का एक आंकड़ा इस पूरी तस्वीर को साफ कर देता है। जब पूरे भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लगभग 24.66% है, तो अकेले मणिपुर का आंकड़ा 32.46% क्यों है? और उससे भी ज्यादा दंग करने वाली बात है वहां के पहाड़ी इलाकों में आबादी की अचानक अनियंत्रित बढ़ोतरी। स्थानीय सरकारों और मेती समूहों का इस पर सीधा आरोप है कि पहाड़ों में ये गैर मामूली ग्रोथ दरअसल म्यांमार से आने वाले गैर कानूनी प्रवासियों की वजह से हो रही है। इन आंकड़ों से और मांगों से साफ समझ आता है कि दोनों ही पक्ष आखिर किस बात से डरते हैं। मेतई समुदाय का दावा है कि 1901 में वो आबादी का 60% थे, जो गिरकर 2022 तक सिर्फ 49% रह गया है। वहीं रिकॉर्ड बताते हैं कि 1901 में कुकीज आबादी का केवल 1% थे। इन बदलते आंकड़ों और आरोपों के बीच ये सोचना बिल्कुल लाजमी है कि क्यों आज हर एक समुदाय को अपने वजूद, अपनी संस्कृति और अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल खतरा महसूस हो रहा है। आखिर में एक बेहद अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब सदियों पुराने घाव, जमीन के असमान कानून और आबादी को लेकर बदलते हालात एक साथ आकर टकराते हैं, तो क्या ऐसी कोई राह निकाली जा सकती है जो हर एक समुदाय की सुरक्षा और पहचान की गारंटी दे सके? ये पूरा विश्लेषण इस बात की तरफ इशारा करता है कि करीब 300 साल के इस जटिल इतिहास को सुलझाना आज तक की सबसे बड़ी चुनौती है। इस विश्लेषण को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि इससे इस कॉम्प्लेक्स मुद्दे की गहराई को बेहतर ढंग से समझने में आपको पूरी मदद मिली होगी।